हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस विशेष क्लास में। पिछले कुछ वीडियो में हमने वास्तविक संख्या चैप्टर 1 को खत्म कर दिया था। आज हम आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसका नाम है पॉलिनोमियल, बहुपद। तो सबसे पहले हम इसकी कुछ परिभाषा लिखेंगे। ये कक्षा 9 में भी हमारे सिलेबस में था, अब कक्षा 10 में भी इसे सिलेबस में रखा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ परिभाषा लिखेंगे ताकि हमें इसका बेसिक से कुछ समझ में आ सके, और फिर हम सिलेबस में जो भी हेडिंग दे रखी है उसकी ओर बढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से अगर हम देखें बहुपद के लिए, तो हम परिभाषा देखेंगे चर व अचर की। वेरिएबल कांस्टेंट। वेरिएबल है कांस्टेंट, ये दो परिभाषा हम पढ़ेंगे अभी। तो चर का मतलब क्या होता है? चर मतलब जो वेरी करता रहे, जो बदलता रहे, जो समय समय पे बदलता रहे, यानी कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये मान हम खुद रख सकते हैं। हमने पढ़ा हुआ x स्क्वायर y स्क्वायर ये सब कुछ। तो ये क्या होते हैं? चर होते हैं जो कभी भी बदले जा सकते हैं। x की जगह अगर मैं 1 रखूंगा तो वो मान आएगा 1, -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, अगर 0 रखूंगा तो मान आएगा 0। ऐसे ही बड़े बड़े चरों में अलग अलग मान आते रहेंगे। पर अचर का मतलब क्या हुआ? अचर का मतलब ये हुआ कि अगर मैंने उसे एक बार कोई मान दे दिया, वो हमेशा से वही मान रहेगा। जितने भी अचर, जैसे 2, अब 2 हर जगह 2 है, यहाँ भी 2 है, कहीं दूसरी स्कूलों में भी वो 2 होगा, कहीं और चैनलों पे भी वो 2 ही होगा, किसी और देश में वो 2 ही होगा। इसलिए वो जो कभी बदलता नहीं है वो क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। और जो बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो वह मान जो हमेशा नियत रहे, तो अचर की परिभाषा हो जाएगी वह मान जो हम सदैव नियत रहे, जो सदैव नियत रहते हैं, अचर कहलाते हैं। वह मान जो सदैव नियत रहते हैं अचर कहलाते हैं। तो उदाहरण लिखेंगे हम इसके। तो उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे इसके? एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके, 0 हो गया अचर है, ये 2 हो गया, 1 हो गया, पाई हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है? मेरे अचर है। अगर एक बार ये मान दे दिए गए तो ये हर जगह एक ही मान रखेंगे। अगर किसी जगह पे 2 लिख दिया, वो हर जगह 2 ही पढ़ा जाएगा। ऐसा नहीं कि कहीं पर इसका मान 2.5 हो जाए, 3 हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए। अचर ये होते हैं हमारे अचर। और चर की परिभाषा क्या होती है? तो वह मान जो बदलते रहे, चर कहलाते हैं। जिनको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का मतलब ही क्या होता है? वेरी। So the values which can be vary, it's called variable, and values which can not vary, means which is always constant, is called constant, means which cannot be changed, is called constant, चर कहलाते हैं। उदाहरण हो गए यहाँ पर, एग्जाम्पल इसके x हो गए, y हो गया, z हो गया, w हो गया, t हो गया, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे? चर हो जाएंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे। और ये हो जाएगा अचर, यानी कि कांस्टेंट हो जाएंगे। और यही क्या थे हमारे चर और अचर की परिभाषा थी। अब अगली परिभाषा जो इस बहुपद को समझने के लिए हमें जरूरी होती है, अगर बहुपद को हम तोड़े तो क्या कहलाएगा? बहुपद, यानी बहुत सारे पद। तो पद क्या होता है? तो लिखेंगे सबसे पहले बीजीय पद। बीजीय पद, एल्जेब्राइक टर्म।
अलजेब्राइक टर्म। सो अलजेब्राइक टर्म क्या कहलाती है? बीजीय पद क्या कहलाता है? अचर इनटू चर रूप। बीजीय पद कहलाता अचर इंटू चर रूप। अब चर कैसा भी हो सकता है, ठीक है, चर x हो सकता है। अच्छा, एक्स स्क्वायर भी अलग एक ही चर है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर भी इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोई चर ले ले और यहाँ पे हम अचर ले ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, बीजीय पद कहलाएगा। जिससे कि क्या हो जाएगा मेरा उदाहरण में उदाहरण हो गया 8x², फिर हो गया माइनस का 3x माइनस का 18 और 17x³। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इसको x की जगह y कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन भी ना रहे सबको। सो 17y³। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचर तो हो जाएगा आगे वाला भाग, तो अचर तो हो गया, अचर बराबर 8 और चर बराबर हो जाएगा मेरा x²। यहाँ पे चर हो जाएगा x² चर है, चर तो x है और किस रूप में है, रूप है उसका चर का, वो है x²। मींस कांस्टेंट तो 8, वेरिएबल है मेरा x और फॉर्म कौन सी है, x² फॉर्म में है मेरा। तो इसको लिख लीजिए चर रूप, लिख लीजिए इसको चर रूप, यानी वेरिएबल फॉर्म कौन सी है, x²। फिर -3x में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, अचर क्या हो जाएगा, -3 और चर रूप क्या हो जाएगा, x। यहां पे अचर क्या हो जाएगा मेरा -18। अब गुणे में कुछ भी नहीं है, तो गुणे में मैं x की घात 0 मान सकता हूं, जहां x 0 नहीं है, तो ये चर रूप क्या हो जाएगा इसका, x की घात 0। और यहां पे अचर क्या हो जाएगा 17 और यहां इसका चर रूप क्या हो जाएगा, इसका चर रूप हो जाएगा y की घात 3। लिख लीजिए इसको अच्छे से। ये क्या हो गया हमारा बीजीय पदों की परिभाषा और उसके गुणधर्म हो गए। अब देखिए, ये जो अचर संख्या है वो कहलाती है पदों का गुणांक। क्या कहलाती है, बीजीय पद में जो ये अचर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, गुणांक। तो हम ये क्या करते हैं, बीजीय पदों में अचर पद, अचर भाग पद का गुणांक कहलाता है, पद का गुणांक कहलाता है। कहलाता है जो वास्तविक संख्या होता है, जो वास्तविक संख्या होता है। तो बीजीय पदों में अचर भाग पद का क्या होता है, गुणांक होता है, और वो क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है। तो यहाँ पे अचर गुणांक क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे अचर गुणांक -3, यहाँ पे अचर गुणांक -18 और यहाँ पे अचर गुणांक 17 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बीजीय पदों में अचर भाग क्या कहलाता है, एक गुणांक कहलाता है, जो किसमें होता है, वास्तविक संख्या में होता है। आगे बढ़ते हैं अगली परिभाषा, और अगली परिभाषा है बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन।
बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक लिखेंगे, जिसको इंग्लिश में लिखते हैं हम एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अच्छा, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं? तो बीजीय व्यंजक वो होते हैं जब भी हम ये बीजीय पदों में योग या फिर क्या लगाते हैं, गुणा, या फिर क्या करते हैं हम बीजीय पदों में, बीजीय पदों के मध्य हम जोड़ते हैं, बीजीय पदों को हम घटाते हैं या उनका अंतर करते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं सब? एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाते हैं, यानी कि बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो लिख देंगे परिभाषा, बीजीय पदों का योग अथवा व्यकलन करने पर, व्यकलन या अथवा अंतर करने पर प्राप्त व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक कहलाते हैं मतलब क्या, वो बहुत सारे बीजीय पद ले, जैसे अगर इन दोनों का मैं योग कर देता हूं तो वो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक कहलाएगा। इन दोनों का भी योग कर देता हूं वो क्या कहलाएगा? x और y में मेरा बीजीय व्यंजक कहलाएगा। So by summation or subtraction of the algebraic term we get algebraic expression. So क्या हो जाएगा? उदाहरण, एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका? उदाहरण हो जाएगा x स्क्वायर प्लस रूट x, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है। फिर x³ 3x³ प्लस रूट 2y, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देखिए ये बीजीय पद है और ये चर है, यहाँ पे रूट y चर हो जाएगा, ठीक है ना, चर रूप यहाँ पे रूट y हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8z और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएंगे सब? बीजीय व्यंजक हो जाएंगे। ये देखिए ये क्या बीजीय पद है, ये भी बीजीय पद है, दोनों का योग कर देंगे बीजीय व्यंजक मिला। इन दोनों का योग, इन दोनों का कुछ का अंतर और कुछ का योग, ये सब क्या हो जाएगा? मेरा बीजीय व्यंजक हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये सब क्या कहलाते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाते हैं। तो इन्हीं सब क्या निकलेगी? हमारी बहुपद की परिभाषा निकलेगी। ये तो हो गया सब बेसिक। अब हम बढ़ते हैं सीधी परिभाषा की ओर, और परिभाषा हम सबसे पहले लिखेंगे बहुपद की। तो लिखेंगे सब, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे चर, कौन कौन से बीजीय व्यंजक में? चर। तो यहाँ पे x चर है, यहाँ पे चर क्या हो जाएगा मेरा? x और y चर है यहाँ पे। यहाँ पे चर कौन कौन से हो जाएंगे मेरे? x और z। और यहाँ पे चर कौन से हो जाएंगे मेरे? यानी वेरिएबल कौन से हो जाएंगे? सिर्फ x वेरिएबल होगा, उसके फॉर्म है अलग अलग, लेकिन वेरिएबल तो मेरा x ही रहेगा। बहुपद, पॉलिनोमियल। तो बहुपद की परिभाषा, तो बहुपद होता क्या है? बहुपद वहां बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक बीजीय पद की चरों की घात क्या हो? पूर्णांक संख्या हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। वो बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक बीजीय पद के अंदर, यानी ये बीजीय व्यंजक है, उसमें जो प्रत्येक पद है मेरा, ये पद जो लिखे हुए मैंने, उनमें सबके जो
अब देखिए ये क्या होगा, ये तो होगा मेरा गुणांक और ये होगा चर, ये गुणांक ये चर, ये गुणांक ये चर, ये गुणांक ये रूट बाय चर। तो ये जो चर की घात है मेरी, वो हर पद में क्या होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या हो। तो वो बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है। तो लिख लेंगे परिभाषा, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक बीजीय पद चरों की घात, घात का मतलब क्या है, जो x पे लगती है। अगर रूट x है तो x की घात 1/2, यहाँ पे घात x की घात 2, यहाँ पे घात 1, यहाँ पे घात y की घात 3, चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो। वह बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वह बीजीय व्यंजक क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। अब हम क्या लिख देंगे, इसके उदाहरण लिख देंगे। तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके प्रत्येक बीजीय पद के अंदर चरों की जो घात होती है, प्रत्येक पद के अंदर देखना, अगर एक पद में भी घात अगर क्या मिल रही हमें, पूर्ण नहीं मिली, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो बहुपद नहीं कहलाएगा। तो वो भाग क्या कहलाएगा हमारा, अगर सभी में मिल जाती है तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बहुपद कहलाएगा। और अब हम इसकी कुछ और गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज का हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो इंग्लिश में बोले अगर हम, तो इस डेफिनेशन को पाएंगे, दैट algebraic expression whose all algebraic term has whole number power of the variable. So if in any algebraic expression, if every algebraic term has whole number power of every variable, of every term has whole number power, then it is called polynomial. So आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ेंगे तो आप हमें इन्हीं एग्जाम्पलों में हम देखेंगे कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद नहीं है। तो जल्दी से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके, ताकि हम आगे बढ़ सकें। बढ़ते हैं आगे की तरफ। So algebraic expression which has the power is whole number in every algebraic term is called polynomial. Let me wipe out this board डालते हैं जल्दी से। बढ़ते हैं आगे। तो हमारे पास जो है प्रश्न, ये जो 4 उदाहरण दे रखे हमें, उनको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया मेरा, x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। फिर दूसरा क्या हो जाएगा मेरा, इसको सही से लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस रूट एक्स, 3x क्यूब प्लस रूट 2y। थर्ड हो जाएगा मेरा माइनस का 3x प्लस 8z और x क्यूब माइनस 3x
18। तो अब इसमें कितने पद हैं? तो सबसे पहले देखिए, इसमें दो पद हैं, एक पद और दो पद। इसमें इसकी घात कितनी है? चलो में देखें तो दो, तो इसकी घात कितनी है? 1/2। इसकी घात तो होल नंबर है, होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या इसका मतलब 0 1 2 3 4 ऐसे। तो इसकी घात कितनी है? 2 है। पर इसकी घात कितनी है? 1/2। 1/2 क्या नहीं है मेरा? पूर्ण संख्या नहीं है। अगर ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और कारण क्या हो गया? रूट एक्स की घात कितनी है? 1/2। पूर्णांक नहीं है, पूर्ण नहीं है। फिर अगला, अगर हम इसे देखें तो इसकी घात तो 3 है इस पद में, लेकिन इसकी घात कितनी हो जाएगी? ये दो तो बाहर आ जाएगा रूट से, और रूट के साथ ही बाहर आ जाएगा। √2y को हम कैसे लिख सकते हैं? √2 इंटू √y। अच्छा, √2 तो कांस्टेंट है, इसको देखना ही, लेकिन y की घात क्या है मेरी? y की घात है मेरी 1/2। तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। कारण √y की घात, हर पद की घात होनी चाहिए 1/2। फिर ठीक है, हर पद की और हर वेरिएबल की। ठीक है, यहां लिखेंगे प्रत्येक पद में चरों की घात, तो जो चर है उनकी घात है। फिर क्या हो जाएगा? यहां पे इसकी घात कितनी है? 1 घात है। और इस पद में z की घात कितनी है? यहां वेरिएबल क्या है? चर कौन सा है? z की घात कितनी है? 1। तो अतः ये क्या है? बहुपद है। क्यों? क्योंकि सब दोनों की घात क्या है? पूर्ण संख्या है, बहुपद है। और अंत में कौन सा हो जाएगा? x3। पहला पद, पहला लीजिए पद, तो इसकी घात 3। इसमें 3 तो गुणांक, और ये x की घात 1, तो इसकी घात कितनी हो गई? 1। फिर यहां देखें तो 8x², तो ये क्या हो गया मेरा? अचर, कांस्टेंट टर्म। और ये यहां पे क्या हो जाएगा? x² मेरा चर। x पे घात कितनी है? 2 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूर्ण संख्या है, इसकी जो घात है। और 18 को मैं ऐसे लिखता हूं x की घात 0 गुणे में, तो यहाँ पे x की घात 0 है। इसका मतलब ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। अतः ये भी क्या हो जाएगा मेरा? बहुपद हो जाएगा। तो ये भी क्या है मेरा? बहुपद है। आगे लिखेंगे इन चीजों से। अब परिभाषा आती है एक चर वाला बहुपद, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो परिभाषा लिखेंगे सब। एक चर वाला बहुपद, एक चर वाले बहुपद। एक चर वाले बहुपद, तो एक चर वाले बहुपद के पॉलिनोमियल ऑफ वन डिग्री, वन वेरिएबल, पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अच्छा, यहाँ पे चर कितने हैं? एक चर है। यहाँ पे चर 2 हैं। यहाँ पे चर कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे चर 1 है। तो एक चर वाला बहुपद क्या कहलाएगा? वह बहुपद, पहले वो बहुपद होना चाहिए, वह बहुपद जिनमें चरों की संख्या एक होती है, वह एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। एक चर वाले बहुपद फिर एक और चीज कि यदि चर x है तो इसे px से दर्शाते हैं। So if in a polynomial
the number of variable is 1, then it is called polynomial of one variable. If it has variable x, then it is denoted by px. So उसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? अगर चर x है तो वो px से दर्शाएंगे, y है तो y से दर्शाएंगे, py से। तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, तो एक चर वाले बहुपद की डेफिनेशन लिखेंगे हम, एक चर वाले के उदाहरण लिखेंगे। तो px ये देखिए एक ही चर है सब में, ये पद में x चर है जो x स्क्वायर के रूप में, इस पद में x चर है जो x की घात 1 के रूप में, इस पद में x की घात 0 के रूप में है। फिर अगला एक उदाहरण हो जाएगा मेरा px बराबर, अगला उदाहरण हो जाएगा मेरा x स्क्वायर प्लस 1। फिर अगला उदाहरण हो जाएगा मेरा, इसको मैं px की जगह हम इसे किसी और से भी दिखा सकते हैं, hy से भी दिखा सकते हैं। जो यहाँ पे जो ये y में क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा y में बहुपद y क्यूब। सब एग्जांपल आपकी किताब में दे रखे हैं, और अगर मान लो मुझे t में देना हो तो s t में क्या हो जाएगा एग्जांपल माइनस 2t क्यूब प्लस 8t स्क्वायर माइनस का 18। ये सब क्या है मेरे बहुपद के उदाहरण। देखिए जरूरी नहीं सिर्फ px से दर्शाए, अगर x चर है तो px से दिखाए, नहीं तो इसे gx से दिखा सकते हैं, hx से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 पद होगा, एक पद, दो पद, 3 पद, और सबकी घात देखिए क्या होगी, पूर्ण संख्या होगी। ये बहुपद है, ये भी x में बहुपद है, ये y में बहुपद है, और यहाँ पे बहुपद किसमें है, ये t में बहुपद है। तो ये सब क्या हो जाएंगे मेरे एक चर वाले बहुपद हो जाएंगे। इसे लिख लीजिए ताकि हम आगे लिख सकें। आगे बढ़ते हैं हम सब। अब लिखते हैं बहुपद की घात। अब बढ़ते हैं आगे, बहुपद की घात जल्दी से खत्म कर लेते हैं इसको। बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? बहुपद की घात की परिभाषा क्या है? यदि किसी बहुपद में, या यदि किसी भी बहुपद में उपस्थित चर की, और हम यहाँ पर जो भी बात करेंगे वो एक चर के बहुपद के, पूरे सिलेबस में हम एक चर के ही बहुपद की बात करेंगे। कक्षा 10 के सिलेबस में सिर्फ एक चर के ही बहुपद है, और वो भी द्विघात बहुपद ही, अगर शून्य की बात करें तो यदि किसी बहुपद में चरों की अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? किसी बहुपद में उपस्थित चर की, किसी बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात को, अच्छा अधिकतम घात, तो देखो बहुपद में उपस्थित, बहुपद इसका मतलब सबकी घात, जितने भी पद है उनके उसके अंदर, उन सबकी घात क्या होगी? कैसी घात होगी सबकी?
पूर्ण घात होगी तो उसमें चर की अधिकतम घात भी कैसे होगी? पूर्ण होगी। किसी बहुपद की चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे, यहां पे लिख देते हैं हम बहुपद और यहां पे लिख देते हैं घात। तो बहुपद क्या हो गया मेरे पास में? पी एक्स बराबर 3x² प्लस 4x माइनस का 5, पी एक्स बराबर x की पावर 4 प्लस 1, पी एक्स बराबर x³ माइनस x की पावर 4 प्लस 7x की पावर 6। फिर एक मिनट, यहाँ पे लिखते हैं चर और यहाँ पे लिखते हैं हम घात। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उदाहरण। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो चर क्या है इसके अंदर? x है। इसके अंदर चर क्या है मेरा? इसके अंदर भी चर मेरा x है। इसके अंदर भी देखे तो हम चर x ही, और इसके अंदर मेरा चर देखे तो t इसमें मेरा चर है। इसमें t चर है ना, t में बहुपद है, ये t चर है इसके अंदर। तो अब देखेंगे हम, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ इसकी इस पद में घात कितनी है? 2। इस पद में घात कितनी है? 1। और इस पद में x की घात 0। तो सबसे ज्यादा घात कितनी है? 2 है। तो यहाँ पे इसकी घात क्या हो जाएगी? बहुपद की 2 हो जाएगी। यहाँ पे इस पद की घात कितनी है? 4। और इस पद की कितनी है? 0, क्योंकि 1 इंटू x की पावर 0 है ये। तो इसलिए क्या हो जाएगी? इसकी घात 4 और 0, सब तो बड़ी घात क्या है? 4। यहाँ पे 3 इसकी, 4 इसकी, और इसकी घात कितनी है? 6। तो क्या हो जाएगी? इसकी घात बहुपद की 6। यहाँ पे इसकी घात 3, इसकी इस पद की घात 2 और इस पद की घात 0। तो सबसे ज्यादा कितनी है घात? तो ये होगी 3। तो किसी बहुपद में उपस्थित ये बहुपद है, उसमें जो भी चर है उसकी अधिकतम घात क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। तो ये हो गए हमारे उत्तर हो गए। जल्दी से उत्तर दीजिए ताकि हम अगली परिभाषा लिख सकें। बढ़ते आगे, लिखेंगे एक पदी बहुपद। एक पदी मोनोमियल्स, एक पदी बहुपद। तो एक पदी क्या कहते हैं? वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। एक पदी बहुपद कहलाते हैं। वह बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद। अच्छा, अगर तो ये जितने बहुपद है अगर सिर्फ एक ही पद हो उसके अंदर तो वो क्या कहलाएगा? एक पदी बहुपद कहलाएगा। तो उदाहरण लिख लेंगे हम इसके। तो उदाहरण हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा मेरा पी एक्स बराबर x³, फिर पी एक्स बराबर, ये सभी उदाहरण देखो एक ही पद है, उसके बाद खत्म। पी एक्स बराबर 18, ये भी एक पद का बहुपद है। पी एक्स बराबर 0, ये भी एक ही पद है। देखिए 0 लिख दिया, बस एक ही पद है ये। फिर पी एक्स बराबर माइनस का √2 x की घात 6, ये भी क्या है? एक पद का ही बहुपद है।
फिर पी एक्स बराबर √3। अब y में अगर बहुपद हो तो √3y² लिख लीजिए। तो ये सब क्या होंगे मेरे एक पद बहुपद, जिसमें सिर्फ एक ही पद हो वो बहुपद क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब करेंगे हम, क्या करेंगे, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद इसको बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, द्विपदी। इसकी परिभाषा क्या थी, ऐसे बहुपद जिनमें केवल एक पद हो एक पदी बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी, ऐसे बहुपद जिनमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। द्विपदी बहुपद कहलाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, हम बाइनोमियल कहते हैं। तो उदाहरण, लिखेंगे हम। सबसे पहले तो हो जाएगा पी एक्स बराबर 3x² प्लस 1। देखिए दो पद है इसके अंदर, ये पहला बीजीय पद और ये दूसरा बीजीय पद। ये सभी क्या हो जाएंगे, द्विपद हो जाएंगे। 3x² एक पद और ये प्लस एक दूसरा पद, तो दो द्विपद। ये भी दो पद, इसमें भी दो पद और इसमें भी दो पद। इस वाले पद में ये तो हो गया -17 मेरा गुणांक, अचर गुणांक, और यहाँ पे x की घात 18। x क्या हो गया मेरा, चर हो गया, और यहाँ पे उसकी इस पद की घात कितनी हो गई, 18 हो गई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और उदाहरण लिख लेते हैं, gy बराबर 3x² माइनस का प्लस का 1। ये भी क्या हो जाएगा मेरा, द्विपद हो जाएगा। अगला लिखेंगे हम त्रिपद। त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स, तो ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, तो द्विपद की परिभाषा से हमें पता चल गया है, द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैव 3 टर्म्स कॉल्ड ट्राइनोमियल्स। ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो क्या कहलाते हैं, त्रिपदी कहलाते हैं। जिनमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं।
ऐसे बहुपद जिनमें तीन पद हो त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। उदाहरण लिख लीजिए इनके। उदाहरण हो जाएगा 3x² + 4x + 5 और लास्ट वाला क्या हो जाएगा मेरा, एक और इसी में से लिख लेते हैं st बराबर तो ये क्या हो जाएंगे मेरे त्रिपदी बहुपद हो जाएंगे। देखिए इसमें तीन तीन पद है सब में, अगर मैं प्लस से अलग करके दिखाऊं आप सबको तो देखिए इसमें तीन पद है, प्लस है माइनस से अलग हो जाएंगे ये। देखिए इसमें सभी में तीन तीन पद है, ये एक पद, ये एक पद, ये पद, ये भी एक 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 पद और ये भी एक पद। तो कुल मिला के कितने पद हो जाएंगे, तीन पद हो जाएंगे। तो ये कौन से बहुपद हो जाएंगे, त्रिघाती बहुपद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम पढ़ेंगे अचर बहुपद, एक चर वाला बहुपद या एक घात वाला बहुपद, दो घात वाले बहुपद और तीन घात वाले बहुपद। ये सब हम क्या करेंगे अब पढ़ेंगे। तो लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये S, T लिखा हुआ है, ये जो नीचे जो कट रहा है ये ST है, वापस लिख लेते हैं इसको। वीडियो में पता चल रहा है कि दिख नहीं रहा है, ये ST है नीचे। अगली परिभाषा है हमारी एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला हो गया एक घात बहुपद। तो अगला आएगा एक चर वाला एक घात का बहुपद। हमारे सिलेबस में है द्विघात बहुपद। तो एक घात बहुपद, एक घात के बहुपद, एक घात बहुपद जिसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। और अगर इसे हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो उसका नेम होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक घात बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल। तो एक घात के बहुपद को, एक घात का बहुपद, एक घात का बहुपद क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। मतलब अब तक हमने जितने भी बहुपद पढ़े, अब इतने भी पद हो, बहुत ज्यादा पद हो, 3 पद हो, 4 पद हो, 5 पद हो, 10 पद हो बने, लेकिन अगर उसमें सबसे ज्यादा, अगर उसमें क्या हो, सबसे ज्यादा अगर घात एक हो तो वो कौन सा पद कहलाएगा, वो कौन सा बहुपद कहलाएगा, एक घात का बहुपद कहलाएगा। द पॉलिनोमियल व्हिच हैज डिग्री 1 इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। सो इसका जनरल फॉर्म, सामान्य रूप क्या हो जाएगा, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि खांचा, एक रूप होगा उसका, तो वो इस तरह का दिखेगा, सामान्य रूप। अगर मेरा जो वेरिएबल है वो x है तो सामान्य रूप हो जाएगा मेरा px बराबर
ए एक्स प्लस बी, इस रूप का ये बहुपद हमें दिखेगा जहां x मेरा चर है और a और b क्या है, अचर है। जहां a और b अचर है, अचर और वास्तविक, वह वास्तविक है। तो ये क्या कहलाएंगे मेरे, एक घात के बहुपद कहलाएंगे। तो उदाहरण लिख लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, ए की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो और बी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर 3x प्लस 2। ये क्या हो जाएगा, एक घात का बहुपद है। देखिए ए की जगह पे 3 है और बी की जगह पे 2 है। फिर यहाँ पे पी एक्स बराबर माइनस का 18 एक्स प्लस 16। फिर यहाँ पे ए जीरो नहीं हो सकता, ए और बी अचर वास्तविक और ए जीरो नहीं है, यहाँ पे ए शून्य नहीं है। ये याद रखिएगा, अगर ए जीरो हो गया तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, फिर इसमें एक्स की घात ही नहीं बचेगी, इसलिए ए जीरो नहीं होना चाहिए। √2 x प्लस √3। अब देखिए √3 प्लस √5 पूरा एक ही है, इसको अलग अलग नहीं समझते क्योंकि ये क्या है, अचर ही है ना, कोई इसके साथ x की घात नहीं जुड़ी, तो ये क्या है, अचर है। तो यहाँ पे हम सब जगह पे क्या लिख देंगे, हम a और b के मान भी लिख देंगे यहाँ पे सब जगह पे। यहाँ पे a और यहाँ पे b के मान, a क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे a कितना -18, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे माइनस का √2 है, और यहाँ पे b में क्या हो जाएगा, b में हमारा b हो जाएगा इस वाले में 2, इस वाले में 16, इस वाले में √3 और इस वाले में √3 प्लस √5। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक घात का बहुपद हो जाएगा। इसे लिख लीजिए अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं द्विघात बहुपद, जो हमारे सिलेबस में है, द्विघात बहुपद। जिसको हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो, पॉलिनोमियल विच हैज डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद, दो घात वाले बहुपद को, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद कहते हैं। तो दो घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब उसमें जितने भी पद आएंगे उसमें सबसे ज्यादा घात कितनी होगी, 2 होगी, और वो पद क्या कहलाएगा मेरा, वो बहुपद क्या कहलाएगा मेरा, दो घात का बहुपद कहलाएगा। तो यहां पे हम लिख देते हैं उदाहरण लिख देते हैं यहां पे। उदाहरण से पहले हम लिखेंगे इसका सामान्य रूप। तो सामान्य रूप लिख देते हैं यहां पे इसका। तो सामान्य रूप क्या हो जाएगा इसका, तो सामान्य रूप इसमें
तो सामान्य रूप हो जाएगा इसका पी एक्स बराबर, अगर अचर क्या है मेरा एक्स है, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ये क्या हो जाएगा मेरा इसका सामान्य रूप। ये क्या हो जाएगा मेरा सामान्य रूप, जहां ए बी सी क्या है वास्तविक अचर है। ए बी सी के मान हम कुछ भी ले सकते हैं, वास्तविक अचर है। और यहाँ पे भी ए जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला भाग ये जीरो हो जाएगा, ये तो एक घात का बहुपद बन जाएगा, और एक घात का नहीं, हमें तो द्विघात के लिए चाहिए, तो द्विघात के लिए क्या हो जाएगा ए जीरो नहीं होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं उदाहरण की ओर। तो उदाहरण हो जाएंगे पी एक्स बराबर, यहाँ पे लिख देते हैं उदाहरण पी एक्स, और फिर यहां लिखेंगे हम ए बी और सी के मान। तो यहाँ पे पी एक्स बराबर हो जाएगा एक्स की घात 4 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दो घात का बहुपद है, 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का रूट 2, फिर पी एक्स बराबर लिख लेंगे हम 5x स्क्वायर प्लस रूट 3x। तो अगर हम देखें, तो अगर इसको इसमें फिट करने की कोशिश करें तो ए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा कुछ गुणे में नहीं, इसका मतलब एक गुणे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये मेरा एक आ जाएगा। तो ए का मान क्या है इससे, अगर इसके क्या करें तुलना करें कंपेयर करें तो a बराबर 1। फिर यहाँ पे क्या है bx है, लेकिन यहाँ तो x का कोई पद ही नहीं, इसका मतलब क्या है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ पे b की जगह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और c की जगह पे 1 आ जाएगा। यहीं पे अगर यहीं पे देखें तो ये 3, फिर यहाँ x की जगह पे देखते तो b की जगह पे कौन बैठ गया है, b की जगह पे आ गया है माइनस का 3, b के प्लेस पे कौन आ गया है माइनस का 3, तो b। फिर यहाँ पे c के प्लेस पे कौन है रूट 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे a है लेकिन यहाँ a की जगह कौन है 5 है, तो यहाँ a इक्वल टू 5। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x के साथ में b है, यहाँ x के साथ में रूट 3 है, तो b के जगह पे कौन आ गया रूट 3, और प्लस कुछ भी नहीं है तो इसको प्लस 0 कर देंगे, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये कैसे हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस रूट 3x प्लस 0। तो ये क्या हो जाएगा मेरा द्विघात बहुपद हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। अब हम चलते हैं अगले बहुपद के त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसे सिलेबस में, लेकिन जल्दी से लिख लेते हैं त्रिघात बहुपद को। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब क्या होगा, तीन घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तीन घात वाले बहुपद को तीन घात वाले बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। त्रिघात बहुपद कहलाते हम इसका सामान्य रूप लिख लेते हैं, तो सामान्य रूप यहाँ लिख लेते हैं, यानी जितने भी पद हो बस सबसे ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो वो बहुपद कौन सा कहलाएगा हमारा तीन घात वाला बहुपद कहलाएगा। ये रिकैप आपको इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि
आप 9वीं कक्षा में अगर कुछ भी भूल गए हो तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। बढ़ते हैं आगे। तो सामान्य रूप लिख लेंगे इसका, सामान्य रूप। तो सामान्य रूप कैसा दिखेगा इसका? तो सामान्य रूप दिखता है इसका ax³ + bx² cx + d, ये px के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसे 3 बराबर का करते का मतलब होता है कि ये बिल्कुल इसके बराबर है, और ये भी लिख सकते हैं, इस बराबर को भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इसका सामान्य रूप हो जाएगा px = ax³ bx² + cx + d, जहां पर a b c d वास्तविक अचर है, जहां a b c d वास्तविक अचर हैं, वास्तविक अचर है। और यहाँ पे भी a क्यों 0 नहीं है? अगर a 0 हो गया तो ये हट जाएगा, और ये हटते ये 2 घात का बन जाएगा, लेकिन सामान्य रूप किसका देना है हमें? 3 घात का देना है, इसलिए अब ये क्या हो जाएगा? यही इसका सामान्य रूप हो जाएगा। तो उदाहरण लिख देते हैं। उदाहरण में लिखेंगे हम, कोई भी आप मन से उदाहरण लिख सकते हैं। तो px में अपने मन से 2 उदाहरण लिख देता हूँ, x³ + x² - x + 3। फिर एक और हो गया x³, ये भी बहुपद है, बाकी सब 0 है, a = 1 है, बाकी सब 0 है इसके अंदर। फिर px हो गया मेरा -18x³ + 16x + 3, 3 की जगह लिख दीजिए √7। तो ये क्या हो जाएंगे? हमारे त्रिघात बहुपद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लिखते हैं अचर बहुपद। तो परिभाषा लिखेंगे अचर बहुपद की। अचर बहुपद, इसे लिखते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल। px ये इक्विवेलेंट टू c, इक्विवेलेंट मतलब बिल्कुल c के बराबर, c रूप वाले बहुपद को बहुपद अचर बहुपद कहलाते हैं। अचर बहुपद कहलाते हैं, जहां c क्या है मेरा? जहां c अशून्य वास्तविक संख्या है। देखिए 0 नहीं ले सकते आप c की जगह, बाकी आप कुछ भी लीजिए। जहां c अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है, अशून्य वास्तविक संख्या है। c क्या है? अशून्य वास्तविक संख्या है। तो उदाहरण लिख दे, और तो उदाहरण लिख देंगे। तो उदाहरण क्या आ जाएगा? px बराबर 18, ये से 3 लिखे या 2 लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये से डबल भी लिख सकते हैं आप, 16 px बराबर √-√2। ये सभी क्या है? अचर बहुपद है। ये सब क्या अचर बहुपद? देखिए हमेशा देखिए c बराबर मैंने 18 लिखा, यहाँ c बराबर 16, यहाँ पे c बराबर √2 है। मतलब कोई भी अचर ही लिखना है वो क्या कहलाएगा? अचर बहुपद कहलाएगा। तो इसमें अगर हम देखें 18 गुणे क्या लिख सकता हूँ उसको मैं? ये लिखा जा सकता है 18 गुणे x की घात 0, ये लिखा जा सकता है 16 इंटू x की घात 0, ये लिखा जा सकता है -√2x की घात 0। तो मैं देख पाऊंगा f की इस पद में सबसे ज्यादा बड़ी घात कौन सी है? f की 0 है, तो अचर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इसे भी हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो अचर बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी।
लिख लेते हैं इसको जल्दी से। अचर बहुपद की घात शून्य होती है। अचर बहुपद की घात शून्य यानी कि 0 होती है, 0 होती है। फिर अचर बहुपद की घात क्या होती है? शून्य होती है। फिर अब आता है हमारा अंतिम परिभाषा, शून्य बहुपद। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल क्या है? अच्छा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? सी अशून्य वास्तविक संख्या। तो मैं सी सब कुछ ले सकता हूँ, जितने भी रियल नंबर हो, परिमेय हो या अपरिमेय, लेकिन जीरो नहीं ले सकता मैं। तो px बराबर 0 और यहाँ पे 3 ही डॉट लगाने हैं, शून्य बहुपद कहलाता है। क्योंकि अगर मैं px बराबर ऐसे लिख देता हूं, अगर बराबर 0 में, इसका मतलब क्या होता है कि px बराबर 0 रख के मैं x के मान ज्ञात करूंगा, लेकिन इसका मतलब होता है px खुद ही 0 है। अगर आपने ये सब भी लिखे हैं तो उसमें भी आप 3 बार लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तो क्या अशून्य, इसकी समस्या नहीं है। यहाँ पे भी आप इसको 3 लगाने तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर यहाँ पे तो 3 लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब ही क्या है कि px हमेशा ही 0 के बराबर है। इसका फर्क आप अगली प्रश्न में समझेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं px बराबर 0, इसका मतलब क्या होता है कि मैं इसको 0 के बराबर करके इसके शून्य ज्ञात कर रहा हूं, इसलिए इसको क्या लिखा जाता है? 3 बार बराबर जैसा चिन्ह लगा के इक्विवेलेंट, समान, बिल्कुल इसके सर्वसमीकरण के बराबर है, 0 के बराबर। तो ये क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। इसका कोई उदाहरण नहीं है, ऐसे ही लिखा जाता है शून्य बहुपद को। इसकी घात तो देखो px बराबर ये 0 लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0 इंटू एक्स की घात 100। तो एक्स की घात कितनी होगी? 100। लेकिन मैं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 की घात 1, इसकी घात तो 1 भी है। फिर तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा एक्स की घात 1 करोड़, तो ये तो 1 करोड़ तक भी चली जाएगी। तो इसकी घात है कितनी? तो इसकी घात परिभाषित नहीं। हम चाहे तो बड़ा, मैं चाहूं तो 1500 करोड़ भी लगा सकता हूं इसकी घात, फिर भी लास्ट तो 0 ही आना है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं है। तो ये हमारी सारी डेफिनेशंस पूरी होती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एक उदाहरण लेके। तो उदाहरण लेते हैं px बराबर √7x प्लस 16। ये हमारा क्या लिख रखा है? बहुपद लिख रखा है, या फिर क्या है? तो इसके 5 सवाल हम इसके करते हैं। पहला तो ये बहुपद है या नहीं, या नहीं। दूसरी चीज, चर कौन सा इसमें? दूसरी चीज, घात कितनी है इसमें? फिर हम लिखेंगे एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और यहां पे अचर गुणांक। और ये कितने पद है, पद कितने इसके अंदर, ये भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो चलो ठीक है, पहली बार बहुपद है कि नहीं, तो इसमें पद गिन लीजिए। 1 पद, 2 पद और 3 पद। तो ये कितने पद का है? 3 पद का है ये। फिर इसमें चर कौन सा है? x, और यहाँ पे भी x। तो देखिए x में ही है, तो इसमें चर कितनी हो जाएगी? x।
अच्छा ये बहुपद है कि नहीं, तो देखो हर पद में, इस पहले पद में गुणांक कितना है माइनस का 3 और घात कितनी है इसकी 3, ठीक है मतलब पूर्ण है। आगे जाते हैं, यहाँ पे गुणांक कितना है √7, लेकिन हमें गुणांक नहीं, हमें तो घात देखनी है। तो यहाँ पे ये जो चर पद है, चर पदों की घात कितनी है 1 है, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 1 है, ये भी पूर्ण संख्या। और 16 को मैं कैसे लिखता हूँ x की घात 16 × x की घात 0, ये क्या हो जाएगा मेरा 0। तो सबकी घात क्या है पूर्ण संख्या, इसलिए ये बहुपद हाँ है बहुपद। अच्छा इसको मैं ऐसे कैसे लिखूं, घात कितनी हो जाएगी, तो इसमें सबसे ज्यादा घात कितनी थी 3, इसमें कितनी थी 1, इसमें कितनी थी 0, सबसे ज्यादा घात कितनी है 3, तो घात भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अच्छा x³ के आगे क्या है, x³ के आगे लिखा है गुणांक में -3, तो ये -3 x³ का गुणांक। x² वाला पद ही नहीं है मेरे पास, नहीं है, इसका मतलब उसका गुणांक 0 रहा होगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -3 x³ + 0 × x² प्लस √7x प्लस का 16x 0। तो देखो अगर मैं रखता हूं तो x² के गुणे में कौन है 0, x के गुणे में कौन है √7 और अचर में कौन है 16, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पद समाप्त हो जाएगा। आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक आखिरी हम प्रश्न कुछ कर लेते हैं ताकि इससे हमारा रिवीजन भी हो सके। लिखते हैं अगला, अगला आएगा हमारा पद और गुणांक होना। तो लिखते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं बहुपद, यहां पे मैं लिखता हूं एक चर वाले सब बहुपद होंगे, यहां पे मैं लिखता हूं घात और यहां पे मैं लिखता हूं पद। ये एक पदी है कि दो पदी है, ये क्या है, ठीक है ठीक है। तो बहुपद लिखते हैं सबसे पहले, q+1 3x+8 28x5 + x3। तो ये क्या हो गए सारे बहुपद हो गए हमारे। और यहाँ पे थोड़ा दूर लिख देते घात और बहुपद, घात और पद। तो अगर हम देखें इसमें, तो इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पद में 2। इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं, तो ये भी दो पद ही। ये कितने पद का, एक ही पद का है। ये कितने पद है, इसमें एक पद है, शून्य एक ही पद है ये। यहाँ पे दो पद हैं, यहाँ पे 1 2 3 पद हैं, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 पद है, तो ये 5 पद वाला बहुपद हो जाएगा। तो पद तो हमें समझ में आ गया। अब हम लिखते हैं घात। तो इसमें घात कितनी है, इसमें x की घात 3, इसमें x की घात कितनी है 0, तो सबसे ज्यादा घात कितनी है 3, तो ये घात 3 का बहुपद। इसमें x की घात कितनी है इस पद में 4, इसमें x की घात कितनी है 0, सबसे ज्यादा घात कितनी है 4, इसमें x की घात कितनी है, अचर बहुपद है, अचर बहुपद में x की घात 0, तो यहाँ पे x की घात 0। ये तो शून्य बहुपद है, और शून्य बहुपद की घात विद्यमान नहीं होती है, तो यहाँ पे लिखना है विद्यमान नहीं।
यानी परिभाषित नहीं है, विद्यमान नहीं है यानी कि परिभाषित नहीं। यहाँ पे 3x+8, यहाँ पे क्या होगा सबसे ज्यादा घात 1, इस पे सबसे कोई घात नहीं, इसका मतलब एक घात है x के ऊपर, x अकेला लिखा है तो, और यहाँ पे x ही नहीं लिखा है, इसका मतलब घात कितनी है 0 है, तो ज्यादा घात कितनी है 1, यहाँ पे घात 5, यहाँ पे घात 3, यहाँ पे घात 0, तो ज्यादा घात कितनी है 5, यहाँ पे घात 4, यहाँ पे घात 3, यहाँ पे घात 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, सबसे ज्यादा घात कितनी है 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 घात का बहुपद। तो यहाँ पे ये हमारे बहुपद की जो पिछले साल की कुछ प्रश्नावलियों से और पिछले साल के सिलेबस में जो भी परिभाषाएं थी वो समाप्त होते हैं। आज का अगर हम क्विक रिकैप देना चाहें तो आज हमने पढ़ा बहुपद और उनकी कुछ परिभाषाएं। हमने पढ़ा सबसे पहले कि चर और अचर क्या होते हैं। चर वो होते हैं जो बदलते रहते हैं और अचर वो होते हैं जो कभी बदलते नहीं है। फिर हमने पढ़ा पद क्या होता है, तो पद अचर इनटू चर का गुणा होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है। फिर हमने पढ़ा कि बहुपद क्या होता है या फिर बीजीय व्यंजक यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो बहुत सारे अगर पदों को बीजीय पदों को जोड़ दिया या घटा दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाते हैं, बीजीय व्यंजक बन जाते हैं। बहुपद क्या कहलाता है, यदि किसी बीजीय व्यंजक में प्रत्येक पद में चरों की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है। फिर हमने पढ़ा था एक चर वाला बहुपद, यदि उस पूरे बहुपद में चरों की संख्या सिर्फ एक हो, x इस पर अलग चर नहीं है, उनकी प्रकृति अलग है लेकिन चर हमेशा उसमें x ही है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, मेरा एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। उसके उदाहरण भी हमने देख लिए थे। फिर हमने देखा था बहुपद की घात, तो जो सबसे ज्यादा बड़ी घात होगी हर पद की, वो सबसे बड़ी घात अगर उस बहुपद में जो होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी बहुपद की घात कहलाएगी। फिर हमने पढ़ा था एक पद वाला बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, दो पद वाला जिसमें केवल दो पद हो और तीन पद वाला जिसमें केवल तीन पद हो। फिर हमने पढ़ा था एक घात वाला बहुपद, एक घात वाला बहुपद जिसमें सबसे ज्यादा घात क्या हो, एक हो। फिर दो घात वाले में जिसमें सबसे ज्यादा घात क्या हो, दो हो, तो a 0 नहीं होना चाहिए। फिर तीन घात वाले में सबसे ज्यादा घात तीन हो। फिर हमने पढ़ा था अचर बहुपद, तो अचर बहुपद जिसको px बराबर c के रूप में लिखा जा सके, जहां पे c क्या हो, मेरा शून्य के बराबर नहीं हो। फिर शून्य बहुपद पढ़ा हमने, शून्य बहुपद px बराबर इक्विवेलेंट 0 या बराबर 0 वाला पद क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है और इसकी घात परिभाषित नहीं होती है। तो आज हमने बहुपद, गुणांक और ये सब पढ़ लिए, चर, पद और घात। और ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन इन सब का इस्तेमाल आगे होगा, इसलिए हमें बहुपद की नॉर्मल सी जानकारियां होनी चाहिए थी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्य और बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय। तो अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 2.1 समाप्त कर देंगे और अगले कुछ दो वीडियो में हम 2.2, तो अगले 3 वीडियो में प्रश्नावली 2 समाप्त हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने सेहत का ध्यान रखें और रिवीजन करते रहें और नोट्स बनाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।